नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है उसका आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सबसे आज इतना निवेदन है कि ये क्लास थोड़ा लंबा चल सकता है, क्योंकि इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं वो मैक्सिमम 60 मैंने चुन के लाया हूँ पूरे बुक से, चूँकि था उसमें 90 क्वेश्चन, किंतु उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उन सबको मैं चुनकर अलग से लाया हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन के अलावा बाहर से कोई और क्वेश्चन ना पूछ सके। तो चलिए बिना स्किप किए हुए, बिना देरी किए हुए, आपके टाइम को मैनेज करते हुए हम क्लास की जल्द से जल्द शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जो कि इस चैप्टर का नाम है राजा किसान और नगर, यानी कि इसमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चैप्टर नंबर 2 का आज ऑल ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग, यदि आप चाहते हैं कि 12th क्लास के 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में आप टॉप करना चाहते हैं, 450 मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप लोग एक अच्छे और बेहतरीन एजुकेशनल चैनल से जुड़े हुए हैं, और हो सके तो इस एजुकेशनल चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखकर उसके ऑल ऑब्जेक्टिव को याद रख लेते हैं, तो आई हैव गारंटी टू आपका ऑब्जेक्टिव एक भी छूटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस क्लास को शुरू करता हूँ। पहला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे। अब आपको बताना है कि जो बीना बजाते हुए सिक्के थे वो किसने जारी किए थे। तो देखिए, ये जो बीना बजाते हुए सिक्के हैं वो समुद्रगुप्त ने जारी किए थे, जो कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, फाहियान कौन था। तो देखिए, गुप्त काल में आया हुआ प्रथम चीनी यात्री कौन था, फाहियान था। और ये कब आया था, ये गुप्त, जब भारत में गुप्तों का शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन समाप्त हुआ, इसके बाद गुप्त वंश का शासन आया था। तो उस गुप्तों का जिस समय शासन हो रहा था, गुप्त वंश का, उसी समय में ये फाहियान आया था। और ये फाहियान एक ही यात्री था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था। तो ये कहाँ का यात्री था, तो चीन का यात्री था। तो फाहियान कौन था, तो एक चीनी यात्री था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा है, किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए कि किसने भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, यानी कि सोने वाला सिक्का जारी किया था, किस शासक ने। तो देखिए, ये जो स्वर्ण सिक्का जारी हुआ था वो गुप्तों के काल में हुआ था। और किसने किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, जो कि एक लिखते हैं इसके सामने, या प्रथम लिख सकते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम के समय में ही स्वर्ण सिक्के जारी हुए थे गुप्त वंश के काल में, अर्थात ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और किस शासक काल में हुआ था ये मैं आपको बता दें, याद रख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही स्वर्ण सिक्के जारी हुए थे। चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ की थी। तो वो कौन सा शासक था इन चारों में जिसने भूमि अनुदान प्रथा स्टार्ट किया था। तो देखिए, मौर्य वंश में भूमि अनुदान प्रथा नहीं थी, कुषाणों में भी नहीं थी, गुप्तों में भी नहीं थी, लेकिन गुप्तों ने ये जो है स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण भी कुमार गुप्त ने किया था, जो कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, वो गुप्त वंश के ही शासक थे, कुमार गुप्त। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया कि भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ किसने की थी। ये जो सातवाहन वंश है, इसी ने सर्वप्रथम, यानी कि सबसे पहले भूमि अनुदान की प्रथा को प्रारंभ किए थे, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा है, मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। मैंने आपको फर्स्ट ही शुरू में ही आपको बताया कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। कहाँ है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त को माना जाता है मौर्य वंश का संस्थापक के रूप में। और चंद्रगुप्त किसको हरा कर अपने मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो घनानंद थे, जो नंद वंश के शासक थे। इसी घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया युद्ध में, और इस स्थान पे नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे।
अब पूछे कि ये जो चाणक्य थे वो किसके दरबार में रहते थे, तो वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के शासक घनानंद को किस प्रकार हराए थे, तो इसके लिए नीति को जो तैयार किए थे वो चाणक्य जी ही थे, जिन्होंने एक नीति तैयार करके नंद वंश के राजा घनानंद को युद्ध में पराजित करवाए, जो कि बहुत शक्तिशाली था ये घनानंद। लेकिन इसको एक नीति द्वारा परास्त करके इसके साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त किया चाणक्य के सहायता से, और वहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। यानी कि यहाँ पे हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा वो भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला हमारा है मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के पहले शासक थे, यानी कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किए थे। किंतु यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि अंतिम राजा कौन थे, यानी कि लास्ट किंग कौन थे इस मौर्य वंश के, तो बृहद्रथ जो थे वही इस मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो डी हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। देखिए मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वो राजगृह थी, किंतु राजगृह से उदयन ने परिवर्तित करके पाटलिपुत्र को बना दिया था। किंतु पाटलिपुत्र से पहले इसकी प्राचीन राजधानी जो थी वो राजगृह थी। तो यदि आपसे ऐसे पूछे कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, प्राचीन राजधानी, तो ये प्राचीन राजधानी राजगृह में थी। किंतु मगध की नई राजधानी कहाँ पर थी, यानी कि उदयन ने इस राजगृह से परिवर्तित करके पाटलिपुत्र यानी कि पटना को राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्राचीन राजधानी पूछा है तो वो राजगृह था, और यदि नई राजधानी पूछता तो वो पाटलिपुत्र हो जाता। तो प्राचीन राजधानी राजगृह, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, मैं आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन लाया हूँ उसको तो आपको याद रखना है, और मैं जो एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ उसको भी आप दिमाग में रखिएगा। तो देखिए 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 4th सेंचुरी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी। देखिए अब पहले इसकी प्राचीन राजधानी कहाँ थी, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, तो ये राजगृह थी, जो कि अभी इस क्वेश्चन से पहले पढ़े हैं। कहाँ पर थी प्राचीन राजधानी, राजगृह में। किंतु मगध की राजधानी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई, पहले प्राचीन राजधानी राजगृह थी, लेकिन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 4th सेंचुरी में राजधानी मगध की कहाँ बनाई गई थी। तो हमने आपको बताया कि उदयन ने राजगृह से परिवर्तित करके और इस मगध की राजधानी को इस पाटलिपुत्र में ला दिए थे। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजधानी मगध की कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र में थी। और किसने इसे बनाया था पाटलिपुत्र को राजधानी, यानी कि राजगृह से पाटलिपुत्र किसने परिवर्तित किया था, तो पाटलिपुत्र में उदयन ने परिवर्तित किया था, जो कि मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया है, आपको याद रख लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसका जवाब दीजिएगा। हाँ, वो कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को मानते हैं, किंतु इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य है और एक अशोक है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में जो है ना मुझे कुछ डाउट लग रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने कई बुक से मिलाया, तो कुछ ऑप्शन इसमें डी था तो कुछ ऑप्शन सी था, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का हो सके तो आप लोग आंसर राइट एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, ताकि आपको भी गलत ना लग सके। मुझे डाउट इन दोनों में है, हो सके तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ताकि अगले बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट ना हो। तो इसमें इन दोनों में कोई एक ऑप्शन है जो कि आप सर्च करके एक बार खोज लीजिएगा, इतना काम तो आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। तो यूनानी शासक कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। और वो जो था वो कहाँ आया था? पाटलिपुत्र में। किस शासक के दरबार में? मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्हीं के शासनकाल में वो भारत आया था। कौन? मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज, यहाँ पे हमसे पूछा गया कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। ये पाटलिपुत्र आया था, ये सब हम जानते हैं। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किंतु किस राजदूत के रूप में ये पाटलिपुत्र आया था? तो ये जो है ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था, जो कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पे देख लीजिए एक और मैं आपको बता रहा हूँ, यदि पूछ ले कि इंडिका के लेखक कौन है, इंडिका एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक मेगास्थनीज है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे है क्वेश्चन में ही। तो इंडिका के लेखक पूछ ले तो कौन है? मेगास्थनीज। और इंडिका में किसकी चर्चा हुई है? तो भारतीय मौर्य साम्राज्य की इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि इन चारों में से कौन? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये होना चाहिए था, यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था चीनी यात्री जो फाहियान है, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो जो था वो हम लोग को पता है कि गुप्त वंश के काल में आया था। और किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। गुप्त वंश के जो चंद्रगुप्त द्वितीय शासक थे, इसी के काल में ये ये जो फाहियान है, जो कि चीनी यात्री है, वो भारत आया था। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, और वहीं पे ये पूछ देता कि ये जो मेगास्थनीज है वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। किंतु यहाँ पे हमसे ये पूछा गया कि फाहियान किस शासक काल में भारत आया था, तो ये जो था ये गुप्त वंश के काल में, यानी कि जब गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे, यानी कि जिन्हें हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को, इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग मिला है? यानी कि हमें उत्तर पश्चिम, ये देखिए, ये मान लीजिए ये हमारा प्यारा सा भारत है, इसके उत्तरी दिशा में और पश्चिमी दिशा में, इस दिशा में जो अभिलेख मिले हैं अशोक के अभिलेख, उसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो देखिए लिपि जो था वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था अशोक के अभिलेख में। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि, जो कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वहीं आपसे पूछता कि किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो लिपि ब्राह्मी और भाषा प्राकृत भाषा थी। और यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यदि ऐसे पूछ ले कि किस भाषा का प्रयोग हुआ था, तो आपको याद रख लेना है प्राकृत भाषा जो थी उस भाषा का अशोक के अभिलेख में प्रयोग हुआ है। और किस लिपि का? तो वो तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? देखिए बाणभट्ट की रचना, ये जो कादम्बरी है, आपको ये भी याद रखना है कि कादम्बरी किसकी रचना है, तो बाणभट्ट की रचना है। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये जो है ये स्कंदगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जो कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, पंचतंत्र की रचना किसने की है? तो पंचतंत्र की रचना जो है वो हमारे ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, बी है वराहमिहिर, सी है कालिदास, या फिर डी है विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र की रचना जिन्होंने किया है वो बहुत महान व्यक्ति थे, जिन्होंने हम लोग कालिदास के नाम से जानते हैं, इन्होंने ही पंचतंत्र की रचना की है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कामसूत्र की रचना किसने की है? कामसूत्र की रचना किसने की है?
बच्चों एक मिनट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का पंचतंत्र की रचना के बराम मिहिर, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वो कालिदास मुझे लग गया था, पंचतंत्र नहीं था वो, कामसूत्र की रचना था कालिदास ने किया था, किंतु पंचतंत्र की रचना बराम मिहिर ने किया था। तो राइट कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी। अगला देख लीजिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कामसूत्र की रचना किसने की है, तो कालिदास ने, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सब जितना भी रचना है वो आपको याद रख लेना है, को इम्पोर्टेंट है वो सब रचनाएं। तो अगला देख लीजिए, कौटिल्य या जिसे हम लोग चाणक्य भी कहते हैं, और इसी को चाणक्य को ही हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो यदि कोई भी एक नाम देते तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबका नाम याद रखना है। एक ही व्यक्ति का नाम कई सारा है, चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है और चाणक्य को ही हम लोग विष्णु शर्मा भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कौटिल्य या चाणक्य किसके मंत्री थे, तो आप सबको पता है कि कौटिल्य जी किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे तो ये किसके मंत्री थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, तो उन्हीं के मंत्री थे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने, यानी कि कौन सा वो राजा था जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। तो आपको मैंने कई बार बताया इसी वीडियो में, इसी क्लास में, कि पहले पाटलिपुत्र की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र की जो प्राचीन राजधानी थी वो राजगृह में थी। लेकिन चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में यानी कि 4th सेंचुरी में उदायन नामक शासक ने इस पाटलिपुत्र की राजधानी राजगृह को परिवर्तित करके, यानी कि राजगृह से हटाकर इसको पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी में, हाँ, पाटलिपुत्र, ये जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, मगध की राजधानी जो प्राचीन में राजगृह थी, उसको 4th शताब्दी ईसा पूर्व में जो उदायन नामक शासक था उसने इस मगध की राजधानी को राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र बना दिया था। यानी कि आज का जो पटना है वही पाटलिपुत्र प्राचीन काल में जाना जाता था। तो किसने किया था, उदायन ने। कब किया था, 4th शताब्दी ईसा पूर्व। और मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र। ये चीज तीनों क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जवाब दीजिए कि अंगुतर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रख लेना है। तो अंगुतर निकाय के अनुसार महाजनपद कितने थे टोटल, तो ये 16 महाजनपद थे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या पूछ ले, उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद 18 है। कितने हैं, 18 है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। इस मौर्य वंश की स्थापना नहीं पूछ रही है, यहाँ पे हमसे पूछा गया मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मगध साम्राज्य की जो स्थापना किए थे वो बिंबिसार बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिंबिसार। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। घनानंद वंश के शासक कौन थे, नंद वंश के शासक कौन थे, घनानंद। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगला देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इसका शासनकाल कब से कब तक था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 544 से 412 ईसा पूर्व, 491 से 412 ईसा पूर्व, 344 से 323 ईसा पूर्व, या फिर 323 से 298 ईसा पूर्व। तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ देख कर डाउट नहीं लग रहा है, इन सब को देख के कुछ डाउट नहीं लग रहा है कि यहाँ पे समय को ये जो साल है इसको धीरे धीरे घटाते ही जा रहा है। लेकिन आपको जब भी ईसा पूर्व में किसी भी चीज़ को दे दे तो वो आज से कैलेंडर का आविष्कार कब से हुआ था, तो अभी 2025 चल रहा है, तो कैलेंडर का आविष्कार जब से हुआ है उसका समय 2025 साल बीत चुका है। किंतु ये जो इसे हम लोग जो कैलेंडर का आविष्कार हो गया था उसको हम लोग उस समय से हम लोग ईस्वी लिखते हैं। किंतु इस समय से पहले यानी कि 2500 साल से पहले कैलेंडर का आविष्कार नहीं हुआ था। तो इससे पहले जितने भी ऐतिहासिक बातें हैं उन सब को हम लोग ईसा पूर्व में पढ़ते हैं।
यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 323 से 298 ईसा पूर्व, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है ये ईसा पूर्व में दिया हुआ है, यानी कि आज से 2500 साल से पहले से ही, यानी कि 323 साल पहले ही इस घटना को घटित हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल इसी समय में था। किंतु यहाँ पे जो यदि आज से आज के टाइम की बात करें तो आज हम लोग कितने साल में जी रहे हैं, तो 2025 हो गया है। और यदि हम लोग इस 323 को 2025 में जोड़ देंगे तो टोटल कितना साल हो जाएगा, तो टोटल जितना आएगा 323 को 2025 8, हाँ ये हो जाएगा, रुक जाइए 1 मिनट सही से जोड़ लेता हूँ। अभी कितना चल रहा है, 2025 है, और हमें जोड़ना कितना है, 323 को जोड़ना है, कितना 323 को जोड़ना है, जो कि यहाँ पे आपको देख लेना है, ये 8 हो जाएगा। 323 को जोड़ना है तो हमें 3 2 5 हो जाएगा, ये 2 ना है, 2 2 4 हो जाएगा, और ये 3 है तो 3 और ये 2, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2324 हो जाएगा टोटल हमारा। सन यदि बात करें टोटल इतना साल प्राचीन है ये, तो ऑप्शन सी डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगला हमारा है विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी, तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। चंद्रगुप्त, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त प्रथम अलग है और चंद्रगुप्त द्वितीय अलग है। ये चंद्रगुप्त मौर्य है जो कि मौर्य वंश के शासक थे, और ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये गुप्त वंश के शासक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासक थे। तो ये आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। ये जो मौर्य साम्राज्य था इसका प्रथम शासक कौन था, तो मैं कई बार आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, और यही इस वंश के प्रथम शासक थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वही मौर्य वंश के प्रथम शासक थे। तो ऑप्शन हमारा कहाँ है, चंद्रगुप्त, हाँ बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला हमारा है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। तो देखिए समुद्रगुप्त जो है उन्हीं को हम लोग भारत में नेपोलियन कहते हैं। नेपोलियन की संज्ञा समुद्रगुप्त को दी गई थी, जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था। तो देखिए किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, तो समुद्रगुप्त को दी गई है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा उस क्वेश्चन को। अगला हमारा है 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है। तो हम आप सबको बताए हैं कि कुल कितने महाजनपद है, 16 है, और इसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है, तो ये जो है ये मगध हो जाएगा। और मगध का विस्तार कहाँ हुआ था, तो बिहार के पाटलिपुत्र में। मगध की ही राजधानी, प्राचीन राजधानी राजगिरी थी, किंतु 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उदयन नामक शासक ने इस राजगिरी से अपनी राजधानी हटाकर पाटलिपुत्र में बना दिया था, जो कि यहाँ पे मगध बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद ये मगध था। अब यदि आपको 5 नंबर में ये कैसे पूछ सकते हैं सब्जेक्टिव के रूप में, 5 नंबर में यहाँ पे दे देगा कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध को ही क्यों माना जाता है। तो इसमें देखिए उसका मैं कुछ आपको पॉइंट बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। मगध में एक गंगा, सोन और पुनपुन ये तीनों नदी बहती थी, और इस कारण से यहाँ इस मगध यानी कि ये बिहार की जो भूमि थी वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी। इस कारण से यहाँ पर बहुत सारे अनाजों को ज़्यादा से ज़्यादा उपजाया जाता था, ये कारण हो गया। दूसरा था कि मगध साम्राज्य में एक बहुत बड़ी भूमि की हिस्सा जो थी वो जंगल का था, और यहीं पर एक लोहे की खदानें थी, लोहे की नहीं, यहाँ पे किसी और चीज़ की एक खदानें थी, शायद लोहे की ही खदानें थी, और इसी लोहे की खदानों से जो है वो
अस्त्र शस्त्र को बनाया जाता था और इस कारण से इन सबको कभी भी शस्त्रों की कमी नहीं होती थी। ये भी एक दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण ये था कि जंगल होने के कारण यहाँ से युद्ध करने के लिए जितने भी हाथियों की ज़रूरत होती थी उन सभी हाथियों को पकड़ कर लाया जाता था। इसके अतिरिक्त मैंने 3 पॉइंट बता दिया, और आप यदि और जानना चाहते हैं तो इसका मैं सब्जेक्टिव वीडियो लेके आऊँगा दूसरे चैप्टर का, और उसको आपको लोगों को देख लेना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है, तो ये बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मगध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध का पता चलता है। तो आप सबको पता है कि किस अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध का पता चलता है। तो आप सब जानते हैं कि कलिंग युद्ध किसने लड़ा था, अशोक ने लड़ा था। कब लड़ा था, 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। और इस युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है, तो 13वें अभिलेख में है। ये भी आपको याद रखना है, किस अभिलेख में है, 13वें अभिलेख में। कब लड़ा गया था, 261 ईसा पूर्व में, यानी कि कुल 2500 में 261 ईस्वी जोड़ दिया जाए, ईसा पूर्व जोड़ दिया जाए, तो आपका जो राइट निकल के आएगा वो उतना साल आज से पुराना है। तो देखिए इस कलिंग का वर्तमान नाम क्या है, तो कलिंग आज का जो उड़ीसा राज्य है उसी को प्राचीन काल में कलिंग नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे अशोक ने एक युद्ध लड़ा था, और इसी युद्ध से अशोक अहिंसा रास्ता को छोड़कर युद्ध घोष को त्याग करके धम्म घोष को अपना लिया था, यानी कि शांति भावना को अपना लिया था। तो ये जो है अशोक के विजय का पता चलता है तो किस अभिलेख में, तो 13वें अभिलेख में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कनिष्क की राज्यरोहण तिथि है। तो कनिष्क की राज्यरोहण तिथि कब हुई थी, 78 ईसा पूर्व में, यानी कि ये भी ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये भी ईसा पूर्व नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे तो ईस्वी होना चाहिए था। 78 ईसा पूर्व नहीं, सही है, ईसा पूर्व ही होना चाहिए था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 78 ईसा पूर्व। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जितने भी मैंने स्टार लगाया है जिस क्वेश्चन में। तो चलिए अगला देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है धम्म महामात्रों को किसने, यहाँ पे किसने होना चाहिए था, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। तो धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। धम्म महामात्र मतलब आप जानते हैं, यानी कि वे व्यक्ति जो धम्म यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उन्हीं को हम लोग धम्म महामात्र कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला हमारा है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो आप सबको पता है कि मौर्य वंश के शासक अशोक थे। ये अशोक किसके पुत्र थे, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंबिसार थे, और बिंदुसार थे। और बिंदुसार जो थे वो किसके पिता थे, तो ये अशोक के पिता थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंबिसार और बिंदुसार के बेटे अशोक। तो ये सब किस वंश के शासक हुए, तो मौर्य वंश के शासक हुए। ये आपको याद रख लेना है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो हमने आपको बताया है कि किस शासनकाल में जो है वो सोने की शुरुआत हुई थी। तो आप सबको पता है कि गुप्त वंश के शासनकाल में स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। ये तो आपको पढ़ा दिया हूँ मैंने। और वही स्वर्ण सिक्के यानी कि सोने के सिक्के, तो इसी के शासनकाल में ही ना स्वर्ण का विकास हुआ था। इसी काल को ना स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो गुप्त वंश बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला हमारा है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। तो ये देखिए मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, तो यहाँ पे कई लोग जो है वो पाण्याध्यक्ष लगाए हैं, जो कि गलत है। ऑप्शन डी लक्षणाध्यक्ष बिल्कुल राइट हो जाएगा। मौर्यकाल टकसाल का प्रधान कौन था, लक्षणाध्यक्ष था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है राजतरंगिणी के लेखक है। ये जो राजतरंगिणी है इसके लेखक कौन है, तो राजतरंगिणी के लेखक जो है वो कल्हन साहब थे। कौन थे, कल्हन साहब। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो अर्थशास्त्र और इंडिका है इससे किस वंश के शासक, किस वंश की जानकारी मिलती है। तो देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो देखिए हिस्ट्री में यदि अर्थशास्त्र की बात करें तो इस हिस्ट्री में
चाणक्य को माना जाता है। इस अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखे हैं। वहीं इकोनॉमिक की बात करें यानी कि अर्थशास्त्र में इस अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि यदि इकोनॉमिक में यदि अर्थशास्त्र के लेखक पूछे तो एडम स्मिथ लगाना है, और हिस्ट्री में यदि इकोनॉमिक के लेखक पूछे यानी कि अर्थशास्त्र के रचनाकार पूछे तो ये चाणक्य थे। और इंडिका किसने लिखे हैं, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखे हैं, जो कि एक राजदूत था। मेगास्थनीज है ना, मेगास्थनीज, यहाँ पे ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। देखिए इंडिका की राजवंश के बारे में मिलती है इस पुस्तक से, किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो ये जो है ये अब याद रखिएगा चाणक्य किसके शासन काल में था, तो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल में था। और ये उसी मौर्य चंद्रगुप्त के ही एक मंत्री था, तो ये इसके शासनकाल में था। और मेगास्थनीज भी किसके शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो ये दोनों, इसका जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा, तो मौर्य वंश, यानी कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो हमारा मौर्य वंश बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। ये जो पतंजलि के महाभाष्य है इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है, यानी कि ये जो पतंजलि है इसकी एक रचना है, ठीक है, उसकी रचना क्या है, तो उसकी रचना महाभाष्य है। तो पतंजलि जो है उसकी कौन सी रचना है, महाभाष्य। तो पतंजलि महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो वो जो है वो ऑप्शन है हमारे पास गुप्त काल, मौर्य काल, प्राक मौर्य काल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पतंजलि के महाभाष्य से हमें प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री में अर्थशास्त्र के लेखक पूछे तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य हम इसे कहते हैं। क्या है कौटिल्य का असली नाम, चाणक्य हो जाएगा, चाणक्य, इसी को हम लोग कौटिल्य कहते हैं और इसी चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त कहते हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है। तो ये जो बिंबिसार का संबंध है ये जो है ये किस वंश से है, तो ये हर्यक वंश से है। बिंबिसार आपको याद क्या रखना है, तो देखिए बिंबिसार जो है ये अलग है और बिंदुसार जो है, बिंदुसार वो अलग है। आपको कैसे याद रखना है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के पिता कौन है, तो बिंदुसार है, और बिंदुसार के पिता कौन है, सॉरी रुक जाइए एक मिनट, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन है, तो बिंदुसार है, और बिंदुसार के बेटे कौन है, तो अशोक है। इतना आपको याद रख लेना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन है, बिंदुसार है, और बिंदुसार के बेटे कौन है, तो अशोक है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया कि बिंबिसार, बिंदुसार नहीं पूछा गया, बिंदुसार अलग है और बिंबिसार अलग है। तो ये आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था और बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का शासक था। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि जनपद, देखिए यहाँ पे जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन देख लीजिए, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, नहीं भाई ये गलत हो जाएगा। जहाँ लोग घर बनाते हैं, हाँ ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। जहाँ पर लोग अपना घर बनाते हैं ना, घर बना के रहते हैं, उसी को जनपद कहा जाता है। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। ये जो पंच चिन्ह वाले सिक्के हैं ये किसके बने होते थे, क्या सोने के बने थे, चांदी के बने थे, तांबे के, या फिर बी और सी दोनों, यानी कि चांदी तांबा दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि पंच चिन्ह वाले सिक्के चांदी और तांबा दोनों के बने थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाँ, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हो सका। तो आपको पता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में जो लड़ा था, उस युद्ध में इसने युद्ध घोष का त्याग कर दिया था। भले उस युद्ध में जीत गया था, किंतु नारियों के सभी पति, भाई, बेटे सबको इस कलिंग युद्ध में मृत्यु घाट उतार दिया था। चारों तरफ रक्त ही रक्त था। इसी युद्ध को हम लोग कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं। कलिंग युद्ध, कलिंग नामक स्थान जो कि आज का वर्तमान का उड़ीसा राज्य है, उसी को प्राचीन काल में कलिंग कहा जाता था। इस युद्ध को किसने लड़ा था, अशोक ने। और यहाँ पर जो
महिलाएं थी, उसने अपने पति, भाई, बेटे की मृत्यु के बाद ये हाथों में तलवार लेकर कि अशोक से युद्ध लड़ने जब आई थी, तो अशोक इस स्थिति को देखकर अपने आप को एक काफ़ी ज़्यादा गंभीरपूर्ण मान लिया था। उसने इसको ये दिमाग में आ गया कि हम अपने स्वार्थ के लिए कितने लोगों, निर्दोष लोगों की हत्या कर दी है अपने राज्य विस्तार के लिए, जो कि ये गलत है। इस कारण से उसी समय अशोक ने इस युद्ध का त्याग करके धम्म घोष को अपना लिया था, यानी कि बौद्ध धर्म को अपना लिए थे और उसी समय से बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे थे। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? तो कोरिया में हो गया था, श्रीलंका में भी हो गया था, जापान में भी हो गया था, किंतु ब्रिटेन में नहीं हुआ था, जो कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितने भागों में बांटा था? यानी कि मेगास्थनीज आप सबको पता है कि ये क्या था? तो एक राजदूत था। कहाँ का राजदूत था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज भारत से समाज को कितने भागों में बांटा था? तो ये जो है ये 7 भागों में बांटा था। और मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? तो हमने आपको बताया कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बोधि धर्म का प्रचार करने लगे थे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, अशोक मौर्य ने, यानी कि अशोक मौर्य जो थे, उन्होंने कितने स्तूपों का निर्माण करवाए थे? तो अशोक ने जो है वो जो है कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाए थे, जो कि ऑप्शन बी हमारा जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे आप लोग याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लीजिए, इंडिका की रचना किसने की है? मैं आपको कई बार बताया कि इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किए थे और कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? कौटिल्य ने कौटिल्य जो थे, जिन्हें हम लोग चाणक्य कहते हैं, इन्हीं ने ही अर्थशास्त्र की रचना किए थे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किए थे और अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो धम्म की शुरुआत जो है अशोक। धम्म जब भी नाम आए, धम्म की शुरुआत या धम्म को घोषित किसने किया था? तो अशोक मार दीजिएगा आंख बंद करके। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो ये जो महावीर साहब थे, ये जैन धर्म के अनुयायी थे, इन्होंने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो अहिंसा तो पहले से ही था, सत्य भी पहले से ही मौजूद था इस पार्श्वनाथ के सिद्धांत में, अपरिग्रह भी पहले से ही मौजूद था, किंतु ब्रह्मचारी को इन्होंने जोड़ा था। महावीर ने पार्श्वनाथ के नए सिद्धांत में ब्रह्मचार्य सिद्धांत को जोड़ा था, यानी कि व्यक्ति जो है, ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति जितना जितना बड़ा होते जाता है, जितना उसकी जवानी निखरती जाती है, तो वो अपने इस जवानीता पर कंट्रोल रखे, अपने इस प्रत्येक शारीरिक अंगों को अपने नियंत्रण में रखे, किसी भी गलत राहों पर जाके गलत कार्यों को ना कर दे, ताकि इसके भी जज जाए और जिसके साथ गलत कार्य किया गया है उसका भी जज जाए। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपने इस उम्र को अपने कंट्रोल में रखिएगा। तो इसी को हम लोग ब्रह्मचारी कहते हैं और इन्होंने इसी को कंट्रोल में रखने के लिए इस ब्रह्मचारी सिद्धांत को इसमें जोड़े थे। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हंसिए मत, समझे, चुपचाप पढ़िए। हाँ, अगला देख लीजिए, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो ये हमने आपको बताया कि कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? अशोक ने। कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व। और किसने जीता था? अशोक ने ही जीता था। वहाँ पर सभी नरसंहार, सभी जितने भी पुरुष थे उन सबको मार दिया था और यहाँ पर अपना राज्य शासन को स्थापित करना चाहता था, किंतु जितनी भी महिलाएं बची थी वो सब आई और इस अशोक के साथ युद्ध लड़ना शुरू कर दी थी, किंतु अशोक महिलाओं को देखकर युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि हम महिला से युद्ध नहीं लड़ते हैं। किंतु महिला की जो बात सुने थे अशोक ने
कि महिला का ही थी कि अब हमारे पति भाई बेटे सब मारे गए हैं तो हम किसके सहारे जीवित रहेंगे। तो यहाँ पे जिस प्रकार से बातें की गई थी उसको ध्यान से सुनते हुए अशोक को अपनी गलती का एहसास हुआ और कलिंग युद्ध को में ही उसने बौद्ध धर्म को अपना लिए थे और युद्ध का त्याग करके धम्म घोष को अपना लिए थे, शांति भावना को अपना लिए थे। तो ये युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, यानी कि आज से कुल 2500 और 200 और जो दिए तो 2700 हाँ 71-81 ईसा पूर्व में हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस शासक ने शुरू किया था? तो देखिए, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का सर्वप्रथम शासक कार्य किसने किया था, किस शासक ने किया था? तो अजातशत्रु जो है उसी ने सर्वप्रथम फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में अपनाई थी उसी प्रकार प्राचीन काल में इस अजातशत्रु ने फूट डालकर राज करने की, विजय प्राप्त करने की नीति को लागू किया था। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? तो ये जो जीवक वैद्य थे वो किस वंश के काल में थे? तो ये जो है ये मौर्य वंश के हर्यक वंश के शासन काल में थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि आपसे ये पूछ ले कि जीवक किस पेशे से संबंधित है तो वो एक क्या थे? वैद्य थे, यानी कि चिकित्सक थे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील की मरम्मत किस शासक ने करवाई थी? तो अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील जो थी उसकी मरम्मत किसने करवाई थी? तो रुद्रदमन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको याद रख लेना है क्योंकि ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया था, ये आपको याद रख लेना है। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? तो आप सबको पता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। कब? तो प्राचीन राजधानी मगध की कहाँ थी? राजगृह, लेकिन राजगृह से परिवर्तित करके उदयन ने पाटलिपुत्र को बनाया था। तो पाटलिपुत्र की राजधानी कहाँ? पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? तो मगध की राजधानी थी। तो इस पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की। अब हमसे पूछ रहा है कि कहाँ पर किया था? तो पाटलिपुत्र कहाँ है? तो ये जो पाटलिपुत्र है वो गंगा, सोन, पुनपुन इन तीनों के संगम स्थान पर, यानी कि जहाँ पर ये तीनों नदी मिल रही है इसी स्थान पर उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? ये जो यूरोप है उसका समुद्रगुप्त जो है वो कौन था? तो ये नेपोलियन को कहा जाता है, नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, अब कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है तो आपको जाना नहीं है, देख लीजिए कुछ ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी मैं ख़त्म कर देता हूँ। किसके अभिलेख में भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है? तो भूमि अनुदान का उल्लेख किसके अभिलेख में मिलता है? तो वो जो है वो हमें प्रभावती गुप्त, यानी कि सातवाहन वंश ने सबसे पहले भूमि अनुदान की प्रथा शुरू किए थे। लेकिन किसके अनुदान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो प्रभावती जो गुप्त वंश के शासक थे इसी के शासनकाल में भूमि अनुदान की प्रथा शुरू की गई थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है? तो ये जो है ये सातवाहन वंशों का है, ये आपको पता ही है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला अभिलेख कहाँ मिला था? तो आपको सती प्रथा क्या है ये पता है? सती प्रथा ऐसी एक भारत की घटिया व्यवस्था थी जिसमें यदि कोई स्त्री का पति मर जाता था तो उस स्त्री को भी उस अपने पति के साथ जिंदा ही जल जाना पड़ता था। पति मरा हुआ है किंतु पत्नी का भी मृत्यु भी नहीं हुई है तो भी मरे हुए पति के साथ उसके चिता पर उस जिंदे स्त्री को भी जबरदस्ती जला दिया जाता था। यही एक कुरीनीति थी, बहुत घटिया घिनौना कार्य था। भारतीय लोगों का सोच बुद्धिमत्ता कमज़ोर थी, इसी को हम लोग सती प्रथा के नाम से जानते हैं। तो ये अभिलेख कहाँ से मिला है? तो ये जो है एरन सागर से मिला है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको आपको याद रख लेना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाँ देख लीजिए,
अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो आप सबको पता है कि श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि अंतिम हमारा क्वेश्चन है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो आप सबको पता है कि फाहियान जो है वो गुप्तों के काल में भारत आया था, जो कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। तो आपको करना क्या है, आपको ये सब ये जितना भी मैंने आपको बताया उन सबको आपको याद रख लेना है और सही तरीके से उन सबको ध्यानपूर्वक देखना है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे शुरू करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू। जहाँ पे भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में बिजी रहिए और हाँ, ईमानदारी और अपने माता पिता की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।